हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। शुरू करते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर ये आपको पहले से आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, धोवन सोडा का सूत्र क्या है? 3-4 प्रकार के सोडा अपने पास होते हैं, खाने वाला बेकिंग सोडा, उसके अलावा कास्टिक सोडा, उसके अलावा जो धोने वाला होता है वही कास्टिक सोडा होता है। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के से चूना जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, चूना पानी, चूना पत्थर और एक बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, अलग अलग प्रकार इनके होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है पहले से ही, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें लगभग सारे ही फॉर्मूले मैंने ले लिए हैं जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, और उस हिसाब से वहाँ भी ये फॉर्मूला था, कई बार पूछा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा Na2CO3। आगे चलते हैं। धातु तत्व ए को वायु में खुला रखने पर जल उठता है, अतः इसे जल में रखा जाता है, तत्व ए है। मैंने आपको बताया था एक तत्व होता है सोडियम। सोडियम क्या करता था, वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता था उससे क्या निकलती थी, आग निकलती थी। क्यों निकलती थी? क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट निकल जाती थी, वो आग के फॉर्म में होती थी। जैसे ही सोडियम को अपन इससे क्रिया कराएंगे Na2 प्लस H2O, तो NaO बन जाएगा और H2 निकलेगी। H2 जो होती है हाइड्रोजन गैस, ये आग के फॉर्म में होती थी, इसलिए आग लग जाती थी। तो वो तो होता था सोडियम। यहाँ पूछा गया है कि वायु के संपर्क में खुला रखने पे ही जल उठता है। तो दोस्तों, ऐसा एक ही तत्व है जो हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर पाया जाता था, नाम था उसका फास्फोरस। फास्फोरस की एक चीज है कि इसको जैसे ही वायु के संपर्क में लाएंगे ये जल उठेगा या चमकने लगेगा। अब ये फास्फोरस क्यों है, कैसे, क्या, इसकी कहानी सुनो। फास्फोरस जो शब्द बना है वो बना है फास्फोरिसेंस। फास्फोरिसेंस का मतलब होता है प्रतिद्युक्ति या ज्वलन से जो लपटें उठती है ना, उसे हम फास्फोरिसेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फास्फोरस जो है जलता है वायु की उपस्थिति में, इसीलिए इसको क्यों रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है। समझ में आ गई बात। अब एक कंसेप्ट ये भी है कि हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर कैसे, तो हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर ये रहता है और इसका कुछ अपघटक रहता है। मतलब एक तरीके से ये प्योर वो नहीं होता जिस प्रकार से HCl अपने पेट के अंदर होता है। अब HCl अपन देखे क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर, वो अपने शरीर के अंदर होता है हकीकत में। आयरन अपने शरीर के अंदर होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की फॉर्म में होते हैं, इसलिए अपन को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर ये होते हैं। तो अपनी हड्डियों के अंदर जो पाया जाता है वो भी फास्फोरस ही होता है। इसका भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, तो ये फास्फोरस होता है। और कई बार आपने देखा होगा जो शमशान होते हैं वहाँ पर हड्डियाँ बहुत सारी होती है, तो कई बार अपने आप वहाँ पर आग लग जाती है। गाँव के लोग मानते हैं कि ये शमशान जो है जाग उठे हैं। शमशान जाग नहीं उठते हैं, फास्फोरस होता है हड्डियों के अंदर और वो किसी न किसी रूप में अपने असली रूप में आ जाता है, इसलिए वो चमकने लग जाता है या जलने लग जाता है। इस वजह से वो घटना घटती है शमशान के अंदर। तो यही कारण है, सबका रीजन यही है। तो सही आंसर आपको पता हो गया होगा, फास्फोरस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। देखिए सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। आपके पास क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जहां पर नाम आएगा आपको सोच लेना है कि ये सनलाइट की बात हो रही है। अब सनलाइट को किस में कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो एक चीज है जो परिवर्तित करती है, वो होता है सिलिकॉन। आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन। सल्फर होता नहीं है, क्लोरीन होता नहीं है और फास्फोरस भी नहीं होता। फास्फोरस तो जलता है वायु की उपस्थिति में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या मुक्त होता है। बेसिकली इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज का पहला पंडा ये है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए किसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं धावन सोडा को, इसको अपन Na2CO3 लिखते हैं। अभी पहले ही उसमें मैंने बताया, ठीक है। अब सबके दिमाग में आ जाएगा भाई यहाँ CO3 है तो यार या तो CO2 निकलेगी या CO निकलेगी या CO प्लस CO2 निकलेगी। और ये करके आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बेसिक नॉलेज का दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके साथ 10H2O भी जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? ऐसे जुड़े रहते हैं क्योंकि नॉर्मली अपन इनको लिखते नहीं है, लेकिन जो उसका पूरा अणुसूत्र होता है वो अणुसूत्र ये होता है Na2CO3.10H2O। और इसको जब गर्म करेंगे अपन, तो जिसके साथ H2O होता है उसको गर्म किया जाता है, तो H2O भाप बन के उड़ जाता है।
तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर आपका NaHCO3, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए NaHCO3 में बदल जाता है ये गर्म करने के बाद। ये डायरेक्ट मैं आपको विकिपीडिया से दिखा रहा हूँ। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, और इसका पूरा अणुसूत्र है वो ये होता है। लेकिन अपन जनरली यही लिखते हैं, कारण उसका क्या है, क्योंकि 10H2O का लिखना जरूरी नहीं होता। उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें निर्जलीकरण और जलीकरण करके तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। उसी प्रकार से जब अपन इसको रिएक्शंस करवाएंगे तो 10H2O का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जैसे इसमें रिएक्शन करवाई जाएगी ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें NaHCO3 में। तो होगा क्या, आपका H2O जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, H2O गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, जल वाष्प मुक्त होती है। आगे चलते हैं, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। ये भी मैंने जो एक रासायनिक सूत्र के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, कल ही डाल दिया था वो, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कलेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, बहुत डीपली बताइए। इसका आंसर होगा Na2CO3, ये भी सोडा एस ही होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं है। विरंजक चूर्ण आप जानते होंगे, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मैंने बता दिया पहले आपको। विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं ये पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विरंजक चूर्ण को कभी कपड़े धोने में उपयोग में नहीं लिया जाता है। पानी के शुद्धिकरण में तो काम आता है, विरंजक के रूप में भी काम आता है, नाम है उसका ये, ऑक्सीकारक भी वो होता है, लेकिन कपड़े धोने के काम में कभी वो नहीं आता है। आगे चलते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें होता है CaSO4.2H2O, ध्यान रख लेना, CaSO4.2H2O। आगे चलता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के उपयोग में आने वाला प्लास्टर का प्रकार है। मतलब ये पूछा है कि जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते कौन सा होता है, POP तो होता है, पेरिसोप्लास्टर। अब पूछा ये है कि उपयोग में आने वाला प्लास्टर का प्रकार है, तो दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है। अब फिर से वो घुमा दिया है, गुण नहीं है पूछा है, गुण पे क्लिक मत कर देना। धातुओं में चमक होती है, अगर धातु को काटेंगे, अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो उसमें चमक होती है, बिल्कुल सही है। मतलब ये सही है, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर सही नहीं है। चमक तो होती है लेकिन यह नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर जो गलत निकलेगा ना वो आंसर इसका होगा। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन में बदल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋणायन में कैसे बदलेगा, जब भी कोई चीज़ अपन त्यागते हैं तो धनायन बदल जाते हैं, ये चीज़ गलत है। ये सही है, ये चीज़ गलत है। इनमें तन्यता होते, तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। तन्यता यानी किसी भी चीज़ को खींचने पे वो लंबी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्वार्ट्ज जो होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर होती है, ये भी होती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सबको पता है। तो तीनों चीज़ें सही है, गलत है तो जो गलत है वही अपन को सही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, गुण नहीं है। दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रवस्था में होती है। ये बहुत बार बता दिया, मरकरी, पारा, Hg, और इसका क्रमांक जो आता है पीरियोडिक टेबल में 80 आता है। आगे चलते हैं, कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। अधातु पूछा है अब, ठीक है ना। अधातु पता आपको होगा, आपको इधर वाले जितने भी आते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सारे अधातु होते हैं, और बीच में जो आते हैं उपधातु होते हैं। इधर की साइड जो आते हैं हाइड्रोजन को छोड़ दे तो वो धातु होते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा ये है अधातु के बारे में। अब ऐसी चीज़ जो अधातु है और किस में रहेगी, द्रव अवस्था में, तो दोस्तों ये ब्रोमीन होती है जो द्रव अवस्था में रहती है। क्लोरीन नहीं रहती है, फ्लोरीन भी नहीं रहती, आयोडीन भी नहीं रहती है। आगे चलते हैं, हालांकि एक बात मैं और बता दूं, ये है सारी तो अधातु ही। निम्नलिखित में से किसका गलनांक न्यूनतम है। गलनांक यानी कौन जल्दी पिघल जाता है वो बताना होता है। तो दोस्तों गैलियम जो होता है वो काफ़ी जल्दी पिघल जाता है, हाथ में भी पिघल जाता है। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, यानी कि तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता, यानी खींचना, तन जाता है ना वो, तो इसलिए तन्यता, या इंग्लिश में बोले तो इलास्टिसिटी। आगे चलते हैं, आगे इनको भी देखें तो पारदर्शिता तो आर पार देख सकते हैं, उसे कहते हैं। सुचालकता जो जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसे कहते हैं। आघात वर्धिता वो होता है जिसको पीटें और वो चपटा हो जाए, जैसे कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी, सोना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। कौन सी धातु नहीं है, यहाँ पे कौन सी अधातु लिखा है। देख लीजिए, पढ़ने में भी गलतियाँ हो जाती है, तो ये ह्यूमन एरर है, सबके साथ होती है।
तो इसको आप एग्जाम में ना होने दें, इसकी कोशिश करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रहता है ग्रेफाइट के अंदर, और ये जो है आपकी सुचालक हो जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अपना है निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों सबको पता है बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट होता है, सीडेराइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना आता है पायरोलुसाइट अयस्क है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने इसको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, पायरोलुसाइट। अगला प्रश्न अपना आता है गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों गैलेना जो होता है वो सीसा या लेड जो होता है उसका अयस्क होता है। आपको ध्यान रखना है, सीसा या लेड इसका अयस्क ये होता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। ये अयस्क वाले क्वेश्चन जस्ट रटने वाले होते हैं, इनको रट ही ले तो ज़्यादा बढ़िया है। ये पिच ब्लेंड का होता है और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। स्थायी चुंबक किससे बनेगा? ढलवा लोहे से, इस्पात से, पिग आयरन से और रॉट आयरन से। ये बेसिकली आयरन के प्रकार बताए हुए हैं, लोहे के जो प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ रियलिटी जो अगर अपन देखें तो वो होगी इस्पात से स्थायी चुंबक बनाया जाता है और बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पिग आयरन में जो मुख्य अशुद्धि या इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है दोस्तों, वो इम्प्यूरिटी होती है आपकी सिलिकॉन की। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है एल्यूमिनियम। लोहे से भी ज़्यादा पाई जाती है। फिर आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम के रेट लोहे से ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए है कि हर जगह निकालने में भी तो दिक्कत आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। झाग पल्लवन विधि किस अयस्क को सांद्रण में प्रयोग की जाती है? एक होती है झाग पल्लवन विधि, उससे सल्फाइड का सांद्रण किया जाता है। ऊपर आ जाता है वो तैर करके झाग के रूप में, और उस झाग को निकाल लेते हैं और उस प्रकार से उसका जो है सांद्रण होता है, उसकी प्योरिटी होती है। आगे देखते हैं, धातु कर्म में अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त गालक है। देखिए यहाँ पे अशुद्धियाँ कौन सी है? यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं अम्लीय। अब अम्लीय अशुद्धियों को अगर अपन को दूर करना है तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाएगा? तो इसके लिए अपन सिलिका प्रयोग में लाते हैं। आगे चलते हैं, प्रगलन के समय अयस्क में अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ है। प्रगलन पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर प्रगलन अपन करते हैं, ये प्रकार होता है मेटलर्जी के, भर्जन जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार से जो धातु बनाई जाती है उसका प्योरीफाई किया जाता है। तो वहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें आती है, दो भर्जन आता है, प्रगलन आता है, और भी कई सारी चीज़ें आती है। तो इसमें एक है कि अशुद्धियों को दूर करना है तो क्या मिलाया जाएगा? दोस्तों अभी भी अपन पढ़ा है गालक। गालक मिलाया जाता है, गालक के रूप में मिला करके अम्लीय सार को, उसके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय साल्ट पीटर है। भारतीय साल्ट पीटर ये कई बार पूछा जाता है। KNO3 है ये साल्ट पीटर, यानी सारों का राजा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जैसे अम्लराज होता है ना, वैसे सारों का राजा भी होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होने वाली धातु है। संचायक बैटरी में लेड प्रयुक्त होता है, इसे हम Pb कहते हैं। Pb इसका लैटिन नाम से, नाम के जो अक्षर हैं उसके आगे का अक्षर लिए गए हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार जो होता है अपना, ये होता है पारे का अयस्क। पारा Hg से कहा जाता है। 18 नंबर परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, और नहीं बताएंगे तो फिर ऐसे चलता रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू।